हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी मैंने कहा था कि 2 मिनट में शुरू करते हैं बेटा। अब हम इस चीज़ को देखते हैं फिर से कि सी इज़ द मेन सोर्स, मेन सिंक ऑफ CO2। अब जरा देखिए यहाँ पर, वैसे तो आप सब जानते ही हो कि CO2 इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, ये क्या होता है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स की। If now I am talking about sulfur oxide, अब हम सल्फर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कहां से मिलते हैं ये, इनके सोर्सेस क्या है। नंबर 1, वॉल्केनिक इरप्शंस, volcanic eruptions, number 2, burning of fossil fuels, industrial process, ऑटोमोबाइल एमिशन। ऑटोमोबाइल एमिशन, ये सब इनके सोर्सेस हैं, ये सब इनके सोर्सेस हैं। जस्ट अ मिनट। फिर इनकी कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे मान लो SO2 है आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो SO3 बना लेगा, 2SO2 प्लस, नहीं ये सिर्फ ऐसे कर लो, 2SO3 बन जाएगा। हाँ, अब ऑक्सीजन के साथ ऐसा कर सकता है तो ऑक्सीजन ओजोन के साथ भी SO2 कर सकता है। अगर ओजोन के साथ SO2 करेगा तो फिर ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी। और अगर आपका ये SO2 H2O2 के साथ कर ले, जो कि एटमॉस्फेयर में मिलेगा, पर हाइड्रोक्सिल नहीं था वो, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता था, तो ये आपका H2SO4 इस तरीके से बन जाएगा बेटा। दैट्स वाई SO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए।
एसिड रेन का ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसलिए इसका जो इफेक्ट आता है वो एसिड रेन पे भी आता है। सो रिएक्शंस के बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन सोर्सेज देखेंगे, फिर रिएक्शंस देखेंगे, फिर इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे किस तरीके का इफेक्ट है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट पे इफेक्ट की, तो एनवायरनमेंट में तो ये सबसे बड़ी बात ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी बात ये स्मोक के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरी बात मार्बल डैमेज, ताजमहल है, सबसे ज्यादा खतरा उसको एसिड रेन से ही होता है, मार्बल डैमेज हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात अब ये हुई कि भाई ह्यूमन लाइफ पे ये इसका इफेक्ट क्या है। अगर इसको देखा जाए ह्यूमन लाइफ में इसमें इसका इफेक्ट क्या है, ह्यूमन लाइफ पे किस तरह से इसका इफेक्ट आता है। मान लीजिए अगर इसकी कंसंट्रेशन 5 ppm तक भी हो गई, यंग्स में अगर 5 ppm तक भी हो गई कंसंट्रेशन, तो ये आपका आईज की प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सब जनरेट कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड का केस। और इवन कि अगर 1 ppm भी हो गया वोल्ट्स में, तो भी ये दिक्कतें पैदा कर देता है, लंग्स की प्रॉब्लम, लंग्स की डिसीज पैदा कर देता है। सवाल उठता है कि इसका इफेक्ट प्लांट लाइफ पे क्या होगा भाई। प्लांट लाइफ पे क्या होगा इसका इफेक्ट। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग एक्सपोजर की, तो शॉर्ट एक्सपोजर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लॉन्ग एक्सपोजर की बात की जाए, स्लो डाउन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को ये स्लो कर देता है। जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, तो जो लीव्स होंगी, लीव्स बिकम येलो, फिर लीव्स तो येलो होने लगेंगी। तो लीव्स के येलो होने की इस प्रोसेस को क्लोरोसिस कहते हैं। एंड दिस इज बेसिकली फॉर दिस प्रोसेस, this basically oxides of sulfur are responsible. Sulfur oxide is basically primary pollutant and sulfur trioxide is basically secondary pollutant. नेचर के साथ मिलकर अगर कोई चीज फिर से वो बन जाती है और जो पोल्यूटेंट की तरह काम करे, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाता है। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। हम इसको रोक सकने की बात अगर करें, इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो स्क्रबर, सल्फर स्क्रबर के तौर पे SCSO3 यूज करें बेटा, तो इसको रोका जा सकता है और इसको कम किया जा सकता है। Using fuel with low sulfur content, कम जिनके अंदर सल्फर कंटेंट कम से कम हो, using less fossil fuel,
इन सब को लेस यूज करोगे आप तो फॉसिल फ्यूल इन सब की बात इस तरीके से इनको रोका जा सकता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. इसको तो हम NOE लिखते हैं, इसको हम NO2 लिखते हैं, है ना. इनमें से बेटा पांचों के पांचों इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं. मेनली इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका N2, दूसरा जिम्मेदार होता है NO और तीसरा जिम्मेदार होता है NO2. ये तीन मेनली जिम्मेदार, मेनली ये 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसमें N2O5 या N2O3 ये थोड़ा सा अलग होते हैं बेटा. अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन में आप सभी जानते हो कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, किस किस से ये बन सकता है. N2 अगर O2 के साथ कंबाइन हो तो जिस रेशियो में तो ये NO बनेगा. NO अगर O2 के साथ कंबाइन हो तो फिर ये 2NO2 बनेगा. इस तरीके से ये आपका NO और ये NO2 बनता चला जाएगा. सवाल उठता है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा. स्मॉग में इसकी भूमिका होती है, एसिड रेन में इसकी भूमिका होती है. नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिक्स करके HNO3 बनाएगा और HNO3 इसका एसिड रेन का एक पार्ट होता है. फिर द कलर ऑफ कॉटन एंड रेयॉन. ये ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है. ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसको बात को हम समझते हैं. जो NO2 होता है ये आपका टॉक्सिक होता है और फैटल होता है काफी. इफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 100 फैटल होता है. प्लांट लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. सवाल उठा इसका प्लांट लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. प्लांट लाइफ पे
slow the process of photosynthesis अब सवाल उठता है कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इससे, कैसे इसको कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन इसका किया जा सकता है बेटा बेसिकली by using catalytic converter दूसरा by absorbers of NOx as providing H2SO4 और एल्कालाइन सॉल्यूशन, कोई भी एल्कालाइन सॉल्यूशन हो या H2SO4 हो, उस पर इसका एब्जॉर्प्शन बेटा बहुत ही आसान होता है। उसको उस तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है और इस तरीके से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हो कैटालिटिक फॉर्म में, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने सीखा बेटा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं तो क्या होता, कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बारी आती है केवल और केवल हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन इनकी वजह से भी अच्छा खासा आपका हाइड्रोकार्बन आप लोग सब जानते ही हो अच्छे से, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन भी एज ए पोल्यूटेंट हम क्या देखते हैं इसको। अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो इसका सोर्सेस ही सोर्सेस है भाई इसके। तो हाइड्रोकार्बन के ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, फ्यूल्स हैं, मतलब सो मेनी थिंग जो भी नेचर में है वो सब हाइड्रोकार्बन की कुछ भी मिल सकता है ना। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रिएक्शंस में देखा जाए तो। सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, वी हैव सीन ऑल रिएक्शंस। किस किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं थोड़े दिन पहले तो पढ़ा था, या फिर हाइड्रोकार्बन्स के वीडियो में देख लीजिएगा, तमाम हजारों रिएक्शंस आपको दी गई हैं। इफेक्ट की बात की जाए तो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा। इसकी वजह से बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग दो चीजें होती हैं। पहला फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। कॉजेस कैंसर। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं और 500 पिकोमीटर से 1000
ppm इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1000 ppm तक अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये कार्सिटोनिक होता है, यानी कैंसर को डेवलप कर सकता है। इसीलिए मना किया जाता है ना, पॉलीथीन का मिनिमम यूज़ करो, चाय और उसमें सब में ये आप यूज़ मत करो अपनी पॉलीथीन, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन वो पिघल कर टेम्परेचर के साथ आपकी बॉडी में जा सकते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, जो कि कैंसर के लिए कॉज बन सकता है। ठीक है ना। सवाल उठा कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। भैया प्रिवेंट तो आप प्रिकॉशन ही ले सकते हो, इन चीज़ों को आप मत करो भाई। आप ट्रीज को कम से कम डिफॉरेस्टेशन मत करो, फॉरेस्टेशन करो, चीज़ों को रोको अच्छे तरीके से। प्रिकॉशन ही इसका एक सोल्यूशन है, और कोई दूसरा सोल्यूशन तो है नहीं, है ना। चलिए, कई बार ये वर्ड आया है एसिड रेन, कई बार ये वर्ड आया ग्रीन हाउस इफेक्ट, कई बार ये वर्ड आया आपका स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज ऑल टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है आपका, ये अर्थ का सरफेस है। इस पे क्या है, इसके चारों तरफ एक गैस का चैम्बर है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक मीथेन गैस है, लाइक ओजोन गैस है, लाइक आपकी CO2 गैस है। ये आपकी जो गैसेस हैं, these gases are basically, गैसेस का एक चैम्बर होता है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता है बेटा, गैसेस का एक चैम्बर होता है। अब होता क्या है, ये हमारा सन है, सन से रेडिएशंस आए, सन से रेडिएशंस इस अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर उसके बाद वो फिर रिलीज करता है अपने लेंथ, छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, बड़ी वेवलेंथ को रिलीज करता है। यानी छोटी वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, छोटी है तो ज्यादा है, और बड़ी वेवलेंथ को रिलीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कम एनर्जी को रिलीज करता है। उतना ही अगर कर लेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, ये एनर्जी, ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशन, ये जो गर्मी होती है जिसे हम गर्मी का टर्म कहते हैं, ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये गैस चैम्बर एक बन जाता है आपका पूरा। तो जो हीट होती है अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब बाय दीज गैसेस, मेनली ये उसके लिए जिम्मेदार होता है, ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा। तो मेनली जिम्मेदार कौन है, मेनली जिम्मेदार है आपका CO2। अब ये जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, एक तरीके से यहाँ की हीट बढ़ती चली जाती है, हीट बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हीट, क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा पाती है हीट, जो रेडिएशन नहीं निकली है, अगर ये इस ट्रोपोस्फीयर के बाहर चली जाती तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है CO2 जैसी गैसेस, मीथेन जैसी गैसेस, ओजोन जैसी गैसेस, ये सब के सब आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट को, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी हीट एनर्जी, लेकिन वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी होती है इन्हीं गैसेस में, ये भी होती है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी कम होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा होती है, यहाँ से चली जाती है ऊपर, फिर वहां की हीट को ये डेवलप करती है, यहाँ पे भी करती है। अगर ये रेडिएशन बाहर निकल जाती ट्रोपोस्फीयर के तो उतनी गर्मी नहीं बढ़ती, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में था ये गैस चैम्बर, इस गैस चैम्बर ने ये हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो ये पूरी की पूरी अर्थ का इफेक्ट, अर्थ के ऊपर ये इफेक्ट आया कि अर्थ इसकी वजह से गर्म होने लगी। तो जैसे जैसे अब देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे हम ऑटोमोबाइल इंजन्स या फिर फॉसिल फ्यूल्स या फिर जितने भी सोर्सेज CO2 के हैं वो कोई भी डेवलप करते चले जाएंगे, तो उन या फिर हाइड्रोकार्बन देखिए, कुछ है, कुछ ओजोन है, CH4 हाइड्रोकार्बन है, तो इसका मतलब ये सब जो भी गैसेस हमारी यूज
निकलती चली जाएंगी और ये ऊपर गैस चैम्बर के फॉर्म में इकट्ठी होती चली जाएंगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। अब गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो आपका ये पूरा के पूरे अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इस पूरे इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स हमारे पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, ग्लेशियर के पिघलने से वाटर लेवल राइज कर जाएगा। वाटर लेवल राइज करने से क्या होगा, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो सब वाटर में चले जाएंगे, और तमाम बहुत सारे चीजों के, बहुत सारी जो जनरेशन हैं, बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं जो कोस्टल एरियाज में है वो खत्म हो जाएंगी। कोस्टल एरियाज मतलब जितने भी समुद्र के किनारे हैं वो वैनिश हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे एक तरह से। तो अगर तुम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना चाहते हो तो तुम्हें इन जैसी गैसेस को कम करना पड़ेगा, इन जैसी गैसेस को कम करना पड़ेगा। जब इन गैसेस को कम करोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल होगा। उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो CO2 होता है, उसके अलावा बाकी चीजें होती हैं, क्योंकि CO2 हम सबसे ज्यादा निकालते हैं। सबसे ज्यादा CO2 का एक्सेसिव यूज है कि वो धड़ाधड़ हर जगह से निकलता है, कंजप्शन, और ये मतलब वेस्टेज के फॉर्म में आपका CO2 सबसे ज्यादा निकलता है। इस तरीके से बेटा इतना भयंकर ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आएगा कि इसकी वजह से समझ लीजिए सी लेवल राइज कर जाएगा, स्पीसीज एंडेंजर्ड हो जाएंगी, कुछ हैबिटेट्स का एक्सटेंशन हो जाएगा, और डिसीज बहुत तेजी के साथ फैलेगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डिसीज बहुत तेजी के साथ फैली, कोरोना आया इतना खतरनाक तरीके से फैल गया, तो फैला कैसे इतनी तेजी के साथ, और ये इसका एक रीजन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। क्योंकि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ना तो वार्म एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा वार्म एटमॉस्फेयर होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो ये वार्म एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। जब वार्म एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, यानी कि लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो जितना ज्यादा ये वार्म एटमॉस्फेयर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा इसमें पनपेंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी के साथ पनपेंगे तो ऑब्वियसली कि डिसीजेस वायरस बैक्टीरिया वाली स्प्रेड करेंगी बहुत तेजी के साथ। अंडरस्टैंड? तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए पोल्यूशन को कम करना बहुत जरूरी है। तो दिस वाज बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई थिंक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड रेन। ये एसिड रेन क्या है भाई? अब देखिए ऐसा होता है बेसिकली कि आप सब जानते हो कि सूखी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाओं का मतलब क्या होता है? गर्म हवाओं का मतलब होता है सूखी हवाएं। तो ड्राई ईयर, अब ईयर में तो आपका ये आपके ईयर में तो आपके नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं, N2O भी है, NO2 भी है, NO भी है, और सल्फर के भी ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन की भी ऑक्साइड है, सल्फर की भी ऑक्साइड है। बेटा ड्राई एयर में तो सभी कुछ है। ड्राई एयर में तो नॉर्मल नाइट्रोजन भी है, ड्राई एयर में तो नॉर्मल नाइट्रोजन भी है, नॉर्मल ऑक्सीजन भी है, नॉर्मल हाइड्रोजन भी है, और ड्राई एयर में NO2 भी है, और ड्राई एयर में SO2 भी है। अच्छा, अब ये NO2 और SO2 तो हमारे पोल्यूशन से वैसे नेचुरली बहुत कम होते हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ये इनका लेवल बढ़ जाता है। फिर जब ये ड्राई एयर से वेट रीजन में, यानी वेट एयर रीजन में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे नमी होगी, वाटर वेपर्स होंगे, तो उन वाटर वेपर से ही मिलेंगे। जब ये नमी होगी और ड्राई एयर से जब ये एयर आपकी वाटर रीजन में जाएगी तो क्या होगा, अचानक से जो डिफरेंस आएगा एटमॉस्फेयर का, उसमें ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करा देगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। जैसे SO2 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका देखिए क्या हो जाता है, H2SO4 बना लेता है। चार हैं, 2 हैं, ऐसे अगर हम 2 2 4 6 और 2 8 कर लें, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, तो ये बैलेंस हो जाएगा। आप देखिए जरा,
तो जब यहां से ये आपके ड्राई एयर की रीजन से वेट एयर की रीजन में गया ना, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका ऑक्सीडेशन हो गया और H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपका N2O है, NO2 है। अभी ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ जब यहाँ पे ऐसे करेगा तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्राई एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर आपका ये HNO3 ये बन गया और ये बन गया, ये इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका एसिड रेन को जनरेट करता है। तो एसिड रेन में कौन कौन है? एसिड रेन में आपका सल्फ्यूरस एसिड है, एसिड रेन में आपका नाइट्रिक एसिड है, एसिड रेन में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरस एसिड है। इसी तरीके से यहां पर H2SO3 भी डेवलप होता है। तो एसिड रेन का जो कंटेंट है वो बेसिकली आपका H2SO4 है, H2SO3 है और HNO3 है। ये इसके सोर्सेस हो गए कि भाई कैसे कैसे क्या मिलता है। इसके कॉजेज भी हमें समझ में आ गए, ये होता कैसे ये भी समझ में आ गया। इसके कॉजेज को देखा जाए तो ऑब्वियसली जिन जिन रीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जिन जिन रीजन से N2O बढ़ेगा, उस रीजन से इस तरीके की चीजें होंगी। कॉजेज को अगर देखा जाए और इफेक्ट्स को देखा जाएगा, फिर प्रिवेंशन को देखा जाएगा, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें सबसे बड़ा रोल है वोल्केन है उसका, वोल्केनिक इरप्शंस का सबसे बड़ा रोल है वोल्केनिक इरप्शंस का। दूसरा रोल है बेटा, अब मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं ना कि जिसकी वजह से कॉजेज जो भी N2O डेवलप करें, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, कॉजेज जो कि आपके SO2, SO3 डेवलप करें उनको मैं बता चुका हूं, कॉजेज जो कि ऑक्साइड डेवलप करें उनको बता चुका हूं, इंडस्ट्रियल कॉजेज, ऑटोमोबाइल इंजन, तमाम चीजें ये सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इफेक्ट की बात करें तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में तो भैया सबसे पहले तो आपका सारा के सारा जो भी मोन्यूमेंट्स होते हैं वो आपके सबके सब एसिड रेन से डैमेज हो जाते हैं। ठीक, ह्यूमन लाइफ की बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती हैं सल्फर इसकी वजह से, जब ये होता है ह्यूमन में और एनिमल्स में। एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ यानी कि समुद्री जीवन, पानी का जीवन आपका खत्म हो जाता है या बिल्कुल डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा। एसिडिटी जब वाटर की बढ़ जाएगी तो उसमें एक्वेटिक लाइफ कहां सर्वाइव कर पाएगी। प्लांट्स में भी दिक्कत हो जाती है, प्लांट्स के अंदर अगर एसिडिक रेन होगी तो क्या होगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रोलाइट्स का, इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से उनकी होल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एसिडिक रेन बहुत जबरदस्त खतरनाक चीज है। और एसिडिक रेन के लिए भी जिम्मेदार कौन है? एसिडिक रेन के लिए भी जिम्मेदार है पोल्यूशन, क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं होता, SO2, NO2 इस सब ज्यादा ना होते तो H2SO4 भी ज्यादा ना बनता, H2SO3 भी ज्यादा ना बनता, HNO3 भी ना बनता। इस तरीके से आपका एसिड रेन कंट्रोल रहता, होता नेचुरली थोड़ा बहुत, पर वो इतना ज्यादा नुकसानदायक ना होता। लेकिन इतना ज्यादा नुकसानदायक, देखो एक कोई भी चीज होती है, नुकसानदायक चीजें आपकी हर चीज में होती है, जब लेकिन जब उसका लेवल बढ़ जाता है तब उसका नुकसान आपको समझ में आने लगता है। अदरवाइज चीजें तो सभी निगेटिव पॉजिटिव सब है आपके पास, पूरी नेचर में निगेटिव पॉजिटिव चीजें, लेकिन निगेटिव चीजों का जब इफेक्ट बढ़ जाता है तब उसका इफेक्ट समझ में आता है।
अब बचा है हमारा स्मॉग। अब स्मॉग बचा है हमारा। स्मॉग बचने के बाद बेटा हमारे पास बचा हुआ है अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, फिर स्मॉग बचा है, फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन बचा है। ये सब डिस्कशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर तक अभी हम यही रखते हैं, ठीक है। किसका बुला लो ने। अरे बात कर क्या